हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज इस वीडियो में किहोतो हालोहान के मामले की चर्चा करेंगे। किहोतो हालोहान के मामले में उच्चतम न्यायालय ने लैंडमार्क जजमेंट दिया है, जिसने भारतीय संसदीय प्रणाली को मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए हम लोग इस मामले की चर्चा करेंगे। विगत वर्षों के अनुभव दर्शाते हैं कि आईएएस के एग्जाम में सीधे केस पर भी प्रश्न पूछे गए हैं और उनके प्रभावों पर भी प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे आईएएस मेन एग्जामिनेशन में आईआर सेलो के मामले पर प्रश्न सीधे पूछा जा चुका है मेन एग्जामिनेशन में। प्री एग्जाम में भी केसेस पर प्रश्न बनते हैं। तो चूंकि किहोतो हालोहान का मामला विगत वर्षों में चर्चा के केंद्र में रहा है, इसलिए प्री में भी प्रश्न इससे बन सकते हैं और मेन एग्जामिनेशन में भी प्रश्न बनने की संभावना प्रबल है। जब भी दल बदल की चर्चा होती है तो किहोतो हालोहान का मामला भी चर्चा में आता है और संक्षिप्त सी जानकारी किहोतो हालोहान के निर्णय की जो भी दल बदल के विषय में पढ़ता है वहां पर दी जाती है। लेकिन हम इस वीडियो में आपको किहोतो हालोहान के मामले को थोड़ा विस्तार से समझाना चाहते हैं, जिससे आप यह समझ सकें कि किहोतो हालोहान मामले में विवादित विषय क्या थे, किन किन विषयों पर विवाद उठा, न्यायालय ने क्या समाधान दिया। और जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो आप इस बात को भी समझ जाएंगे कि किहोतो हालोहान निर्णय का प्रभाव हमारे संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में कितना प्रभावशाली है। तो मूल उद्देश्य हमारा यही समझाना है आपको। तो हम लोग किहोतो हालोहान के मामले की चर्चा शुरू करते हैं। तो मैं किहोतो हालोहान का मामला लिखता हूं यहाँ पर और क्या विवादित विषय किहोतो हालोहान के मामले में उठाए गए, हम उसके बीच चर्चा करते हैं। किहोतो हालोहान और जाचिल्यू नागालैंड के थे ये लोग, और किहोतो हालोहान नागालैंड सरकार के मंत्री भी रहे हैं। इन्हें नागालैंड सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त था। सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे ये वहाँ के किहोतो हालोहान। हालांकि इस केस में अकेले इनका योगदान नहीं है, बल्कि ये केस बहुत सारे केसों का एक साथ संयोजन है और बहुत सारे मामले एक साथ जोड़ करके उच्चतम न्यायालय के द्वारा सुने गए। उसी मामले को किहोतो हालोहान वर्सेस जाचिल्यू व अन्य, आगे व अन्य भी लिखा है, सामान्यतः नहीं यूज किया जाता, का केस बना है। कैसे उठा है ये केस? हम सब जानते हैं 52वां संविधान संशोधन किया गया और इस 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। आप सब जानते हैं कि 10वीं अनुसूची दल बदल को रोकने के लिए प्रावधानों का समावेश करती है और इसके तहत स्पीकर को नियम बनाने की शक्ति भी दी गई कि स्पीकर नियम बना करके दल बदल को रोकने के लिए अपने अपने यहाँ प्रावधान कर लेंगे। अब जब ये 10वीं अनुसूची को लागू किया गया तो इससे बहुत सारे राज्यों में विवाद खड़े हुए तो उन राज्यों में हाई कोर्ट्स में जिन जिन विषयों पर विवाद हुआ उन विषयों पर मुकदमे आए। अनेक हाई कोर्ट में, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में, यानी नागालैंड का मामला आया, मणिपुर का मामला आया, असम का मामला आया, बहुत सारे मामले अलग अलग राज्यों में उत्पन्न हुए तो उच्च न्यायालयों में मामले आए और उसी दौरान उच्चतम न्यायालय में भी मामला दायर किया गया 10वीं अनुसूची को लेकर के, क्योंकि इसकी संवैधानिकता पर सवाल उठाया गया। 10वीं अनुसूची की संवैधानिकता पर सवाल उठाया गया। तो चूंकि संविधान संशोधन की संवैधानिकता पर सवाल था, स्वाभाविक सी बात है कि उसका निर्णय उच्चतम न्यायालय ही देता और उच्चतम न्यायालय की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच देती। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया। तो जब मामला बढ़ा तब उच्चतम न्यायालय ने क्या किया? उच्चतम न्यायालय ने हाई कोर्ट से मामले को अपने यहाँ ट्रांसफर कर लिया। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति है कि वह बहुत सारे मामलों को एक साथ सुन सकता है जो एक जैसी प्रकृति रखते हैं, जहां पर एक जैसे विषयों का समाधान करना संभव है। तो उच्चतम न्यायालय ने सारे हाई कोर्ट में जो 10वीं अनुसूची से जुड़े हुए मामले पेंडिंग थे, उन सारे पेंडिंग केसेस को ट्रांसफर कर लिया अपने पास
और सारे केसेस की सुनवाई उच्चतम न्यायालय ने एक साथ शुरू की। जो सारे केसेस की सुनवाई एक साथ शुरू हुई, उस एक साथ सुनवाई वाले लीडिंग मामले को कहा गया कि हो तो हालोहान बनाम चाचीदेव। अब जब सुनवाई एक साथ शुरू हुई तो कौन कौन से मामले उठाए गए, उन मामलों को जानना और न्यायालय ने क्या समाधान दिया उसको जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो किन मामलों पर सुनवाई शुरू हुई, कौन से मामले थे, विवाद के कौन कौन से बिंदु थे, हम लोग विवाद के बिंदुओं को अब यहाँ पर जानेंगे और विवाद के बिंदुओं को समझ करके हम न्यायालय के निर्णय को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम विवाद के बिंदु को समझते हैं कि विवाद के बिंदु क्या थे या चुनौती का आधार क्या था। दोनों बातें समझ सकते हैं। चुनौती का आधार, विवाद के बिंदु, बहुत सारे ग्राउंड्स पर चुनौती दी गई। हमने पहली बात बताई कि आप जो 10वीं अनुसूची की संवैधानिकता है, 10वीं अनुसूची की संवैधानिकता है, उस पर प्रश्न उठाए गए कि यह असंवैधानिक है। इस पर प्रश्न उठाए गए, न्यायालय ने इसका भी समाधान किया। क्या किया, अभी हम उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरी बात, जो मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन था अधिकांश न्यायालयों में, वो था पैरा 7। पैरा 7 क्या कहता है? पैरा 7 कहता है कि जो उच्चतम न्यायालय की शक्ति है, उच्चतम न्यायालय की और उच्च न्यायालयों की जो पुनर्विलोकन की शक्ति है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, उसे समाप्त करता था। जो पैरा 7 है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को समाप्त करता था, क्योंकि पैरा 7 ये कहता था कि स्पीकर जो निर्णय देगा, पैरा 6 कहता है स्पीकर के द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। तो वो भी चैलेंज किया गया, वो भी बताता हूँ आपको कि स्पीकर को जो निर्णय लेने की शक्ति दी गई, ये कहा गया कि स्पीकर में जो शक्ति दी गई निर्णय लेने की, स्पीकर निष्पक्ष निर्णय नहीं लेता, और निष्पक्ष निर्णय नहीं लेता इसलिए ये स्पीकर को अधिकार देना संवैधानिक नहीं है। ये भी चैलेंज किया गया। लेकिन फिलहाल स्पीकर को निर्णय लेने की शक्ति पैरा 6 में दी गई और पैरा 7 ने ये कहा कि स्पीकर जो निर्णय लेगा, न्यायालय में उस निर्णय के खिलाफ चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका मतलब ये हुआ कि उन निर्णयों का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज था, जो सबसे बड़ी चुनौती का आधार था, वो पैरा 7 था कि जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति छीन ली गई थी, समाप्त कर दी गई थी। चौथी बात, चूंकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियों में संविधान में संशोधन करने के लिए आधे राज्यों का समर्थन चाहिए, आधे राज्यों का समर्थन चाहिए। जब भी हम उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियों में कोई भी संशोधन करेंगे, यानी जो चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 संविधान का और चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6, आप जब अनुच्छेद 368 में जाएंगे तो वहां पर पढ़ते हैं, पढ़ा होगा आपने, अगर इनमें कोई संशोधन करना है तो आधे राज्यों का समर्थन चाहिए। और जब 10वीं अनुसूची जोड़ी गई तो समर्थन नहीं लिया गया, दिस वाज नॉट डन, समर्थन नहीं लिया गया। यह कहा गया कि संविधान संशोधन ही गलत कर दिया गया, इसलिए इस पूरे संविधान संशोधन को ही चुनौती दे दी गई कि जो संविधान संशोधन किया गया वो वास्तव में गलत हो गया, क्योंकि आधे राज्यों का समर्थन नहीं लिया गया। इसके बाद जो अगला ग्राउंड बनाया गया चुनौती का अगला ग्राउंड बनाया गया कि जो पैरा 2 है, पैरा 2 है जो ये कहता है कि कोई भी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन इशू किया जा सकेगा सदस्यों के लिए
और जो इस डायरेक्शन को वायलेट करेगा यानी व्हिप का उल्लंघन करेगा वो दल बदल का दोषी माना जाएगा। तो ये भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका वायलेशन करता है, बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करता है, का उल्लंघन करता है। एक तो न्यायिक पुनर्विलोकन बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान का आधारभूत ढांचा है, इसको बेसिक स्ट्रक्चर ही कहते हैं। मूल ढांचा, मूलभूत ढांचा उचित हिंदी नहीं है, जो संविधान की समझ रखते हैं वो बेहतर जानते हैं। उच्चतम न्यायालय ने जो अपना निर्णय दिया है वो आधारभूत ढांचे के रूप में दिया है, बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में दिया है। इंग्लिश देता है, हिंदी उच्चतम न्यायालय में प्रयोग नहीं की जाती, लेकिन इसकी शुद्ध हिंदी आधारभूत ढांचा है। मूल ढांचा, मूलभूत ढांचा, मौलिक ढांचा उचित शब्द नहीं है। संविधान की समझ रखने वाले व्यक्ति इस बात को बेहतर समझ सकते हैं। बाकी तो बोलचाल में आप किसी भी शब्द का प्रयोग कर लीजिए, कोई मनाही नहीं। तो जो आधारभूत ढांचा है, न्यायिक पुनर्विलोकन को समाप्त करना, ये आधारभूत ढांचे का उल्लंघन है क्योंकि न्यायिक पुनर्विलोकन आधारभूत ढांचा है। पैरा 2 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये कहा गया कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ वोट, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, जो संसद सदस्य हैं और राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं उनकी ये स्वतंत्रताएं जो विशेष रूप में संविधान में विशेषाधिकार के रूप में भी दी गई हैं, आर्टिकल 105, आर्टिकल 194, ये इन सब को भी वायलेट करती हैं, ये इन सब का भी उल्लंघन करती हैं। इसलिए जो 10वीं अनुसूची के प्रावधान हैं, 10वीं अनुसूची के जो प्रावधान हैं वो संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत को नष्ट करते हैं, ऐसा कहा गया। ये मुद्दे उठाए गए, ये सारे मुद्दे थे जिन आधारों पर कीहोतो हालोहान के मामले में चुनौती दी गई। अब जब इन आधारों पर चुनौती दी गई तो उच्चतम न्यायालय ने इन सारी बातों का जवाब भी दिया। और न्यायालय ने क्या जवाब दिया, हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि न्यायालय ने वास्तव में क्या समाधान प्रस्तुत किया है, यानी निर्णय क्या दिया गया। तो अब जजमेंट क्या आया, हम लोग उस जजमेंट की बात कर लेते हैं। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है संवैधानिक संदर्भ में भारत के। 18 फरवरी 1992 का जजमेंट है। 1992 का जजमेंट है। 5 जजेस की बेंच थी, 5 न्यायाधीशों की बेंच थी। न्यायाधीशों के नाम जानना आपके लिए बिल्कुल भी एग्जाम के नज़रिए से उचित नहीं है, लेकिन फिर भी कौतूहलवश आपको उन न्यायाधीशों के नाम बता देते हैं। M.N. वेंकटचलैया, M.N. वेंकटचलैया शामिल थे। L.M. शर्मा शामिल थे। S.C. वर्मा, J.S. वर्मा, J.S. वर्मा शामिल थे। K.J. रेड्डी शामिल थे और S.C. अग्रवाल शामिल। ये 5 न्यायाधीशों की बेंच थी, जिन 5 न्यायाधीशों की बेंच ने ये जजमेंट सुनाया है और लैंडमार्क जजमेंट है। क्या समाधान दिया न्यायालय ने सारे मामलों का, हम लोग एक एक करके उन सारे निर्णयों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, न्यायालय ने कहा जो पैरा 7 सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर था, जिसको अट्रैक्ट किया गया था चैलेंज में, न्यायालय ने सबसे पहले पैरा 7 के विषय में कहा कि जो पैरा 7 है ऑफ शेड्यूल 10, 10वीं अनुसूची का जो पैरा 7 है, यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ
सेवरेबिलिटी अप्लाई होती है। बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया इसी से। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई होती है, लागू होती है, यानी पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। जब किसी कानून या किसी प्रावधान की जांच इस आधार पर की जाती है कि उसका एक हिस्सा संविधान के विरुद्ध है, तो जांच यह की जाती है कि उस पूरे कानून को शून्य घोषित किया जाए या केवल उस हिस्से को शून्य घोषित किया जाए। तो न्यायालय इस बात की जांच करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है। हम लोग मूल अधिकारों में इसकी चर्चा करते हैं, अक्सर प्रयोग में आता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के तहत न्यायालय यह देखता है कि जो हिस्सा संविधान के विरुद्ध है वो या कानून के विरुद्ध है वो अन्य प्रावधानों से किस प्रकार जुड़ा है। अगर उसको अलग कर देने से उस कानून की आत्मा पर, उसके उद्देश्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उस भाग को शून्य घोषित करने से वो भाग उस कानून से ऐसा अटैच है कि उसको शून्य घोषित करने से पूरे कानून या प्रावधान का उद्देश्य ही बदल जाएगा, पूरे कानून को शून्य घोषित करना पड़ता है। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहते हैं। तो पैरा 7 को डिसाइड करने में, पैरा 7 को लागू करने में उच्चतम न्यायालय ने डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करण के सिद्धांत को अप्लाई किया और न्यायालय ने पैरा 7 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। यानी पैरा 7 को बाकी 10वीं अनुसूची से अलग कर दिया, काट के अलग कर दिया। बाकी सारे प्रावधान वैध बने रहेंगे, संवैधानिक रूप से मान्य बने रहेंगे, लेकिन जो पैरा 7 है वो पैरा 7 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, शून्य घोषित हो गया। क्या था पैरा 7? पैरा 7 न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति छीनता था और इस तरीके से पैरा 7 को असंवैधानिक घोषित करने से उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति हासिल कर ली, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जीवित कर ली। क्या कहा न्यायालय ने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जीवित करते हुए? न्यायालय ने कहा, अब यहां पर पैरा 6 का भी निर्णय आ जाता है। फिर न्यायालय ने कहा कि जो पैरा 6 है उस पैरा 6 में जो स्पीकर को निर्णय की शक्ति दी गई है, स्पीकर की निर्णय की शक्ति जो अंतिम शक्ति है, उसमें लिखा गया है कि फाइनलिटी ऑफ डिसीजन, जो निर्णय की शक्ति है वो संवैधानिक है, वो गलत नहीं। स्पीकर या चेयरमैन यथास्थिति निर्णय करेगा, वो संवैधानिक है और वो मान्य है। और जब स्पीकर अपने इस संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करता है तो स्पीकर न्यायिक कार्य करता है, न्याय कर रहा है। और जब न्यायालय के अलावा कोई न्याय करता है तो उसके कार्य की प्रकृति को अर्धन्यायिक कहते हैं, अर्धन्यायिक प्रकृति कहते हैं, क्वाजी जुडिशियल नेचर कहते हैं। अब जब अगर क्वाजी जुडिशियल नेचर है तो क्वाजी जुडिशियल नेचर ट्रिब्यूनल्स का है, ट्रिब्यूनल्स का है, अधिकरणों का है। इसका मतलब उच्चतम न्यायालय ने यह कहा, इसका मतलब उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि जो स्पीकर है, स्पीकर अर्धन्यायिक शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, यानी निर्णय देने का काम कर रहा है, न्याय करने का काम कर रहा है। इसलिए जो स्पीकर के द्वारा दिया जाने वाला निर्णय है वह अर्धन्यायिक प्रकृति का है और इस प्रकार स्पीकर एक ट्रिब्यूनल की भांति कार्य करता है। ट्रिब्यूनल की भांति कार्य करता है और जो भी ट्रिब्यूनल की भांति कार्य करते हैं उनके निर्णयों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है और अनुच्छेद 226 और 27 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में भी अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय अपनी शक्तियों का एंजॉय करता है ट्रिब्यूनल्स पर। तो स्पीकर ट्रिब्यूनल की भांति कार्य करता है, ट्रिब्यूनल की भांति कार्य करता है, इसलिए स्पीकर का जो निर्णय है उसका न्यायिक पुनर्विलोकन होगा, न्यायिक पुनर्विलोकन होगा। अब ये कहा गया
न्यायालय के सामने तर्क रखा गया कि भाई ये तो थोड़ा गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 122 और आर्टिकल 212 ये मना करते हैं कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय संसद के कामों में हस्तक्षेप करें, ये मना करते हैं। तो न्यायालय ने कहा कि न्यायालय संविधान के इस मैंडेट का सम्मान करता है और सम्मान करते हुए ये घोषणा करता है कि न्यायालय स्पीकर के निर्णय की सामान्य रूप में जांच नहीं करेगा, पुनर्विलोकन नहीं करेगा, लेकिन वह पुनर्विलोकन कुछ आधारों पर करेगा। जब कुछ आधार जन्म लेंगे तभी वह पुनर्विलोकन करेगा, अन्यथा सामान्यतः पुनर्विलोकन नहीं करेगा। किन आधारों पर करेगा? अगर संविधान का उल्लंघन हो, स्पीकर के निर्णय में संविधान का उल्लंघन हो रहा हो, तब न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन करेगा। अगर कोई भी विद्वेष का मामला हो निर्णय लेने में, तब न्यायालय पहल करेगा। कोई भी दुराग्रह नजर आता हो स्पीकर के द्वारा दिए गए निर्णय में, तब न्यायालय, या विकृति हो निर्णय देने में, तब न्यायालय पहल करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। और यदि न्याय के प्राकृतिक नियम का, नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस का उल्लंघन होगा, क्योंकि यह भी संविधान का आधारभूत ढांचा है, न्याय का प्राकृतिक नियम, न्याय के प्राकृतिक नियम का यदि उल्लंघन होगा तो न्यायालय हस्तक्षेप करेगा, अन्यथा न्यायालय अनुच्छेद 122 और 212 का सम्मान करता है और वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन अगर स्पीकर के निर्णयों में ये कमियां हैं तो निर्णय के बाद न्यायालय इन आधारों पर हस्तक्षेप करेगा, निर्णय के पहले नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यायालय निर्णय के पहले हस्तक्षेप नहीं करेगा, निर्णय के पहले भी न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है, निर्णय के पहले भी न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है, किंतु अपवादिक दशाओं में, अपवाद स्वरूप, जब गंभीर प्रकृति का, जब गंभीर उल्लंघन या गंभीर विकृति या दोष उत्पन्न हो रहा हो, जब गंभीर विकृति या दोष उत्पन्न हो रहा हो तो निर्णय के पहले भी न्यायालय हस्तक्षेप करेगा। कैसे? गंभीर विकृति और दोष का मतलब क्या है? गंभीर विकृति और दोष का मतलब है स्पीकर के सामने मामला लंबित है, अब स्पीकर सुन ही नहीं रहा है, सुनवाई करने के लिए लंबी लंबी तारीखें दे रहा है, या फिर स्पीकर सुनवाई कर लेता है और कहता है हमने सुनवाई पूरी कर ली, अब जजमेंट बाद में सुनाऊंगा, जजमेंट रिजर्व कर लेता है। अब जजमेंट रिजर्व हो गया, 1 दिन, 1 महीना, 2 महीना ना, तो अब जजमेंट रिजर्व करने का भी एक समय होना चाहिए, उसके बाद जजमेंट प्रोनाउंस करना चाहिए, निर्णय देना चाहिए। तो अगर इस तरीके से न्यायालय कार्यवाही में कोई दोष उत्पन्न करता है, विकृति उत्पन्न करता है, गंभीर दोष उत्पन्न करता है, स्पीकर अगर गंभीर दोष उत्पन्न करता है, तब न्यायालय ऐसे गंभीर दोष में अपवाद स्वरूप हस्तक्षेप करता है, अन्यथा न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता। तो इस प्रकार जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, वो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालय की पुनर्जीवित कर ली गई इस निर्णय के माध्यम से। और न्यायालय ने यह भी कहा, न्यायालय ने अगला जो निर्णय दिया, न्यायालय ने कहा निर्णय में कि जो स्पीकर है, ये पॉइंट प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यायालय ने कहा कि स्पीकर संसदीय लोकतंत्र की धुरी है। न्यायालय ने कहा स्पीकर संसदीय लोकतंत्र की धुरी है, और सिर्फ संसदीय लोकतंत्र की धुरी ही नहीं है, बल्कि अब जो महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं वो प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायालय ने कहा कि ये
गार्जियन ऑफ राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ हाउस। जो सदन के अधिकार हैं और विशेषाधिकार हैं, वह विशेषाधिकारों का संरक्षक है, अभिभावक है। तो ये अभिभावक है या संरक्षक है किसका? सदन के अधिकारों और विशेषाधिकारों का। इसका उल्लंघन न हो, स्पीकर को इस बात की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। तो स्पीकर के लिए जो दिशा निर्देश दिया गया उच्चतम न्यायालय के द्वारा, वो यह शब्द प्रयोग किया गया और न्यायालय ने कहा कि जो स्पीकर को शक्ति सौंपी गई है, यानी स्पीकर को जो निर्णय की शक्ति है, पैरा 6 में जो चैलेंज किया गया था, वो स्पीकर के निर्णय की शक्ति संवैधानिक है, वो असंवैधानिक नहीं है। और अगली बात जो राज्यों के अनुसमर्थन वाली बात कही गई कि भाई राज्यों का अनुसमर्थन नहीं लिया गया, रेटिफिकेशन नहीं लिया गया संशोधन करने से पहले। इसके बारे में न्यायालय ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि ये जो विषय है वह विषय इसको शामिल नहीं करता, ये इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि जो पैरा 7 था जो न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति को छीनता था वो शून्य हो गया। इसलिए न्यायालय की शक्तियों में कमी की आवश्यकता नहीं रही, न्यायालय की शक्तियों में कमी करने का प्रावधान नहीं रहा। और चूंकि न्यायालय की शक्तियों में कमी करने का प्रावधान नहीं रहा, इसलिए राज्यों के समर्थन का कोई औचित्य भी नहीं रहा, औचित्य नहीं रहा। अगर न्यायालय की शक्तियों में कमी वास्तव में होता तो औचित्य होता। इसके बाद जो अगली बात न्यायालय ने कही, यहाँ पर न्यायालय ने कहा कि जो 10वीं अनुसूची है, 10th शेड्यूल है, क्योंकि 10वीं अनुसूची की संवैधानिकता को चैलेंज किया गया, तो न्यायालय ने कहा कि जो 10वीं अनुसूची है वो संवैधानिक है। इसकी संवैधानिकता पर प्रश्न उठाया गया तो न्यायालय ने कहा यह संवैधानिक है। और यह संवैधानिक इसलिए भी है क्योंकि जितने प्रश्न उठाए गए वह उन किसी भी प्रश्नों का, जितने भी मुद्दे उठाए गए वह उन किसी भी मुद्दे को कमजोर नहीं करती या छीनती नहीं है। जैसे ये प्रश्न उठाया गया था कि 10वीं अनुसूची, फ्रीडम ऑफ 10वीं अनुसूची, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वोट और फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस का उल्लंघन करती है। यह प्रश्न उठाया गया था। न्यायालय ने कहा कि जो 10वीं अनुसूची है, जो 10th शेड्यूल है, जो 10th शेड्यूल है, 10वीं अनुसूची है, वो इन सब का उल्लंघन नहीं करती, उल्लंघन नहीं करती। और इतना ही नहीं, न्यायालय ने यह भी कहा कि जो 10वीं अनुसूची है वो आर्टिकल 105, आर्टिकल 194 में जो संसदीय विशेषाधिकार दिए गए हैं उन संसदीय विशेषाधिकारों का भी उल्लंघन नहीं करती। न्यायालय ने यह स्पष्ट घोषणा कर दी कि इनका उल्लंघन नहीं करती। क्यों नहीं करती? अब जो न्यायालय ने जो जजमेंट दिया वो बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है और पूरे प्रभावों को शामिल कर लेता है, पूरे प्रभावों की समरी है कि क्या प्रभाव पड़ा। तो न्यायालय ने जजमेंट दिया कि जो प्रोविजंस हैं 10th शेड्यूल के, द प्रोविजंस आर
सैल्यूटरी। जो प्रोविजंस हैं वो हितकारी हैं, लाभकारी हैं, गुणकारी हैं, हितकारी प्रावधान है। और हम न्यायालय की भाषा यहाँ पर लिख रहे हैं, न्यायालय ने किस भाषा का प्रयोग किया, न्यायालय ने किस लैंग्वेज का प्रयोग किया, मैं न्यायालय की ही भाषा यहाँ प्रयोग में कर रहा हूँ। न्यायालय ने कहा कि द प्रोविजंस आर सैल्यूटरी एंड आर intended to strengthen the fabric of Indian। ये शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर, इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ इसे, अदरवाइज मैं बहुत संक्षेप में समझा देता। इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बाय, एक ही लाइन है, मैं थोड़ा अलग कर दे रहा हूं समझाने के नजरिए से। बाय कर्बिंग अनप्रिंसिपल्ड and unethical political defection। ये न्यायालय ने जजमेंट में अपनी लाइन कही। अब समझाते हैं इस बात को। न्यायालय ने कहा कि प्रोविजंस आर सैल्यूटरी, जो 10वीं अनुसूची के प्रावधान हैं वो बड़े गुणकारी प्रावधान है, वो बड़े लाभकारी प्रावधान है। और ये जो इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का फैब्रिक है, यानी जो भारतीय संसदीय लोकतंत्र का ताना बाना है, इस भारतीय संसदीय लोकतंत्र के ताने बाने को, फैब्रिक को मजबूत बनाते हैं, इसको मजबूत बनाते हैं। और कैसे मजबूत बनाते हैं? बाई कर्ब करते हुए, समाप्त करते हुए, खत्म करते हुए। किस चीज को? अनप्रिंसिपल्ड, असैद्धांतिक और अनएथिकल, अनैतिक दल बदल को, राजनीतिक दल बदल को। ये असैद्धांतिक और अनैतिक दल बदल को रोकते हैं। ये ओवरऑल काफी बड़ा जजमेंट है ये, लेकिन ये सारे जजमेंट की समरी है जो मैंने आपके सामने रखी है। अब उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया, उस निर्णय का प्रभाव क्या है? अब अगर हम इसे संक्षेप में निर्णय के प्रभाव के रूप में जानना चाहें कि निर्णय का प्रभाव वास्तव में क्या है, तो हम लोग उस निर्णय के प्रभाव को समराइज कर सकते हैं, अलग से समराइज कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि निर्णय का प्रभाव क्या रहा। यानी किहोतो हालोहान के मामले में जो निर्णय आया, उस निर्णय का प्रभाव क्या है। तो पहली बात तो ये है कि दल बदल के जो प्रावधान हैं, दल बदल विरोधी यानी रोकने के जो प्रावधान हैं, दल बदल विरोधी प्रावधान को न्यायालय ने संवैधानिकता प्रदान की। पहली बात कि उसे संवैधानिकता प्रदान की गई। दूसरी बात, स्पीकर की शक्ति के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया गया और इसे न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन लाया गया, क्योंकि पैरा 7 न्यायिक पुनर्विलोकन से बाहर कर देता था, तो न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन लाया गया।
तीसरी बात, जो स्पीकर की भूमिका है, स्पीकर की भूमिका को चिन्हित किया गया, न्यायालय ने चिन्हित किया। हमने बताया कि गार्जियन के रूप में चिन्हित किया गया और उस पर बल प्रदान किया गया कि स्पीकर उस भूमिका पर बल दे जिसकी अपेक्षा संविधान करता है, और उसे मार्गदर्शन दिया गया। चौथी बात, जो संसदीय विशेषाधिकार या यूं कहें कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो भारत में कुछ ज्यादा ही लोगों की चर्चा के केंद्र में रहती है, बड़ी जल्दी आज़ादी छिन जाती है लोगों की, बहुत ज़्यादा आज़ादी चाहिए, न जाने कितनी। तो जो संसदीय विशेषाधिकार है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, न्यायालय ने कहा कि वह आत्यंतिक नहीं है, यानी संसदीय विशेषाधिकार भी आत्यंतिक नहीं है, आत्यंतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है, यानी छीने जा सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही न्यायालय ने, क्योंकि जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, संसद और विधानमंडल के सदस्य हैं, उन्हें लगता है कि संसदीय विशेषाधिकार उनका हेवन राइट्स है, ऊपर के द्वारा दिया गया, भगवान के द्वारा दिया गया अधिकार है, उसको कोई छीन और कम नहीं कर सकता। न्यायालय ने कहा ना, गलत सोच है, एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, छीना जा सकता है, कम किया जा सकता है, जरूरत पड़ने पर समाप्त भी किया जा सकता है। बहुत बड़ी बात कही है न्यायालय ने यहाँ पर। और अगली बात जो महत्वपूर्ण बात है, न्यायालय ने कहा कि जो 10वीं अनुसूची के प्रावधान हैं वे संसदीय लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए है। तो संसदीय लोकतंत्र की मजबूती की बात कही गई। कैसे कही गई? संसदीय लोकतंत्र की मजबूती की बात असैद्धांतिक व अनैतिक, असैद्धांतिक व अनैतिक, अनप्रिंसिपल्ड और अनएथिकल, दल बदल पर रोक। और इस प्रकार उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया, फिर से दिखा देता हूं स्क्रीन, जो प्रभाव की स्क्रीन है, कि उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, ये निर्णय संसदीय लोकतंत्र के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय है, लैंडमार्क जजमेंट है। पहले भी हम लोग शब्द का प्रयोग कर चुके हैं। और निसंदेह जब जब दल बदल केंद्र में आता है, चर्चा के केंद्र में आता है, दल बदल का मुद्दा उठता है, तब हम बार बार ये कहते हैं कि किहोतो हालोहान के मामले में उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, उस निर्णय के अनुरूप ही व्यवहार और आचरण करना चाहिए, क्योंकि असैद्धांतिक और अनैतिक दल बदल भारतीय लोकतंत्र को छीण करता है, उसकी परंपरा को कमजोर बनाता है। और किहोतो हालोहान के मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय उन सारी बातों को प्रतिबंधित करता है जो हमारी संसदीय लोकतंत्र की परंपरा को कमजोर करते हैं। तो ये जो हमारा वीडियो था, इस वीडियो में हमने आपको किहोतो हालोहान के मामले में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। और मेन एग्जामिनेशन में अगर प्रभाव पर प्रश्न आता है तो प्रभाव को हम लोग इस प्रकार यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। केस की भी हमने चर्चा की है। फिर भी अगर कोई प्रश्न रह जाता है तो नीचे जो फ़ोन नंबर दिया गया है, आप उस फ़ोन नंबर पर मुझसे कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर अवश्य दूंगा। इसके अलावा दल बदल के संदर्भ में जो और अन्य चर्चा है कि दल बदल के प्रावधान क्या है, उसका अलग वीडियो बनाया जा चुका है, पहले अपलोड किया जा चुका है। दल बदल की कमियां क्या हैं, सुझाव क्या हैं, उसके लिए अलग वीडियो बनाया गया है। इन सारी बातों के विषय में जानकारियां अलग अलग वीडियो में आप ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि किहोतो हालोहान का निर्णय आपको विस्तार पूर्वक अच्छी तरह समझ में आया होगा।
और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, दीक्षांत आईएएस प्रस्तुत करता है दीक्षांत फ्री कोचिंग एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, भारत सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा वित्त पोषित। हेलो फ्रेंड्स, दीक्षांत फ्री कोचिंग एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑनलाइन कोर्स का लाभ लेने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर दीक्षांत एजुकेशन टाइप करें और हमारे ऐप को डाउनलोड करें, या दीक्षांत आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ऑफलाइन कोर्स का लाभ लेने के लिए या इस बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 7428092240 9312511015 8851301204।